वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें मैं आपको हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल करवाने जा रहा हूँ। तो गाइस हम इसको जो मेजरली इसको हेडिंग देते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्योल और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। ये दोनों में से किसी भी नाम से आपको आ सकते हैं। ये 14 प्रिंसिपल है जैसे कि मैंने लिखा, तो एक एक करके मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, समझाता हूँ कि क्या क्या होता है ये प्रिंसिपल। ठीक है जी, तो चलिए आप मेरे साथ इसको करिए। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। वो क्या है बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क। तो लिखिए, और साथ में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस वीडियो को पहले देख लो फिर अपना नोट्स भी कंप्लीट कर लेना। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को बांटना। डिवीजन ऑफ वर्क में हमें क्या करना है? काम को बांटना है पूरे तरीके से, अपने डिपार्टमेंट्स बना देने हैं। जो बंदा जिस काम के लिए स्पेशलिस्ट है उसको वो काम दे देना है हमें। तो इसमें हमने क्या करना है? सबसे पहले डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स। स्मॉलर यूनिट्स में हमने काम को बांट देना है। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है? डिपार्टमेंट्स बना देने हैं, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स, ताकि स्पेशलिस्ट आए डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी। और उसके बाद हमें क्या करना है? एलोकेशन ऑफ वर्क, काम उनको दे देना है, एलोकेशन ऑफ वर्क। ठीक है जी। एज पर देयर कैपेबिलिटी, एज पर देयर, जिनकी उनकी योग्यता है उनके हिसाब से काम उनको कैपेबिलिटी, उसके हिसाब से उनको काम सौंप देना है। और उसके बाद उसके साथ क्या करना है? बेस्ड ऑन डेलीगेशन कंसेप्ट, डेलीगेशन कंसेप्ट को बेस करके करना है। मतलब कि अगर कोई उनका डिपार्टमेंट में हेड है वो उसको नीचे अपने सेम डिपार्टमेंट के बंदों को काम सौंप देगा। ठीक है जी। ये हमारा क्या आ गया? डिवीजन ऑफ वर्क। क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति सारा काम खुद नहीं कर सकता। यदि वो सारा काम खुद करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? वो अल्टीमेटली कोई भी काम पूरा खुद से नहीं कर पाएगा। तो हमें अगर काम में एफिशिएंसी लानी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी लानी है, इफेक्टिवनेस लानी है, तो हमें काम को प्रॉपर तरीके से बांटना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल आप जरा नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। इसके दो तरीके से हम आगे भी मैं इसको बता सकता हूँ कि एक तो होता है कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है। अगर ये प्रिंसिपल लगता है पॉजिटिव इफेक्ट्स, इससे क्या होगा? और नेगेटिव इफेक्ट अगर नहीं लगा तो नेगेटिव इफेक्ट, अगर ये प्रिंसिपल हमने वायलेट किया नहीं लगा, ठीक है, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? ऑफ वायलेशन। ये भी लिखना बहुत जरूरी है, वायलेशन। ठीक है बच्चे, चलो सबसे पहले इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या आता है? एक आता है स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हर बंदा स्पेशलाइजेशन। और उसके बाद दूसरा इंक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज एफिशिएंसी। इससे क्या होगी? एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पे पहला इसका वायलेशन क्या आएगा? लैक ऑफ एफिशिएंसी। लैक ऑफ एफिशिएंसी मतलब अगर हर बंदा हर काम में उलझ जाएगा तो एफिशिएंसी उसकी नहीं इंक्रीज हो पाएगी। और नो स्पेशलाइजेशन, नो स्पेशलाइजेशन, उसे स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी। तो आपको हर काम के लिए हर बंदे को लगा दोगे तो वो किसी भी काम में पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल। तो गाइस इसके बाद अब हम दूसरा प्रिंसिपल करते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी जो दूसरा प्रिंसिपल है बेटा, उसका एक सिंपल मतलब है। अथॉरिटी का मतलब होता है काम के लिए, करने के लिए किसी को पावर देना, जो उसको आपने रिस्पांसिबिलिटी दी है। ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, एंड रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, तो रिस्पांसिबिलिटी सबसे पहले आती है। रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? टू गिव टास्क टू परफॉर्म,
किसी को कोई काम देना करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अथॉरिटी क्या आएगी, अथॉरिटी इज द पावर टू कंप्लीट और फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अगर किसी व्यक्ति को कोई काम दिया है तो उसको करने के लिए आप उसको थोड़ी अथॉरिटी भी देते हो, उसको कोई पावर भी देते हो ताकि वो उस काम को अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है जी। तो इसका मतलब अथॉरिटी कब मिलती है, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितनी आपने किसी को अथॉरिटी दी है, ठीक है, या उसके बराबर की ही उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल ये कहता है, ठीक है, इक्वलेंट होनी चाहिए, ताकि वो तो ना ही अपनी अथॉरिटी का ज्यादा फायदा उठा सके, ना ही वो अपने काम के बोझ में इतना तक जाए, मतलब दब जाए कि वो काम ही ना पूरा कर सके। मतलब अथॉरिटी अगर ज्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तब वो उसका नाजायज फायदा लेगा, और यदि अथॉरिटी कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा तभी वो काम को परफॉर्म प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसको वो पावर्स दी ही नहीं है उस काम को पूरा करने के लिए, तो फिर वो काम को कैसे पूरा करेगा, ठीक है। तो इसके भी फिर हम आगे करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स, और उसके बाद वायलेशन ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन, ठीक है। तो पॉजिटिव इफेक्ट में पहले क्या आएगा, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। तो नेचुरली दूसरी तरफ हमारे लिए क्या बन जाएगा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करेगा, डिले इन वर्क होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, इसमें अथॉरिटी का मिसयूज होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, नो डिले इन वर्क, क्योंकि उसके पास पावर है डिसीजन लेने की, वो काम को जल्दी पूरा कर देगा। नो डिले इन वर्क और टास्क, और इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, डिले इन कंप्लीशन ऑफ टास्क, काम को पूरा करने के लिए उसको क्या होगा, देरी होगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट रहेगा दूसरों पे, क्योंकि आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन उसको इक्विवेलेंट अथॉरिटी नहीं दी काम को परफॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से उसको काम को पूरा करने में दिक्कत आएगी और समय भी उसका ज़्यादा लगेगा, ठीक है गाइस। ये हो गए दो प्रिंसिपल। चलिए अब हम तीसरा प्रिंसिपल करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल जो है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये हम सबकी लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। नेचुरली ये जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, तो ये सारे हमें किसी ना किसी रूप में एप्लीकेबल होते हैं। हाँ, आपको पता है कि मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल में, ठीक है जी, इसको एप्लीकेबल किया जाता है, मैनेजमेंट एप्लीकेबल होती है, तो ये प्रिंसिपल भी हमारे सारे एप्लीकेबल हमारे ऊपर होंगे किसी न किसी रूप में, ठीक है जी। तो तीसरा क्या है, डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन में क्या आएगा गाइस, डिसिप्लिन में हमारे पास यहाँ पे आएगा टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, ओके। और फॉलोइंग गुड कंडक्ट, फॉलोइंग गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट आपका होना चाहिए, ओके। तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मीटिंग कमिटमेंट्स। आपको अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी है, मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल्स, ठीक है। और उसके बाद जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, मतलब सबको सजा मिलनी चाहिए अगर कोई डिसिप्लिन को तोड़ता है। मान लीजिए सुबह कोई व्यक्ति लेट आता है, ये नहीं कि वो वर्कर है या वो आपका जूनियर एम्प्लॉय है तो वो लेट आएगा तो उसके आप सैलरी काटोगे या उसको किसी ना किसी रूप में पनिश करोगे। मैनेजर या बॉस हो आप,
आप लेट आते हो तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, नहीं ऐसा नहीं होगा। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज का मतलब है कि अगर आपको सजा देनी है डिसिप्लिन तोड़ने के लिए तो हर लेवल के पर्सन के लिए इक्वलिटी उतनी ही होनी चाहिए। ओके, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स, तो यहाँ आएगा नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिस्टमैटिक वर्किंग होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग, सिस्टमैटिक वर्किंग। ठीक है बेटे, दूसरा क्या आएगा, इंक्रीज एफिशिएंसी, डिसिप्लिन लगने से, क्योंकि सब अपने समय पे काम करने आ रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी, तो अपने आप एफिशिएंसी का लेवल सबका बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे अगर नहीं होगा तो क्या होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है जी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा साथ में, है ना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास आएगा। ओके, चलिए ये हमारे पास आएगा डिसिप्लिन। और चौथा प्रिंसिपल हमारे पास क्या, यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक व्यक्ति को एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स या डायरेक्शंस मिलेगी। अगर किसी एक व्यक्ति को या एक एम्प्लॉय को, एक वर्कर को, ठीक है, मोर देन एक व्यक्ति से जब उसको ऑर्डर मिलते हैं तो वो कंफ्यूज रहेगा और किसी का भी काम पूरा नहीं कर पाएगा। तो यूनिटी ऑफ, यहाँ पे हमारे पास अब चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड। चौथा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसका मतलब है वन शैल गेट instructions, orders and directions from one superior or boss only। मतलब ये एक पर्सन है, ठीक है, इसके अंडर 3 एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, जो जिनको वो डायरेक्शन देगा, ठीक है, जिसको वो डायरेक्शन देगा। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, बट ये कभी नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति को ऑर्डर उसको 2 बॉसेस से। ये सिचुएशन गलत है, ये सिचुएशन ठीक है, क्योंकि इस तरीके से करने से उनको पता है, इनको भी पता है कि इनको ऑर्डर इससे मिलना है, इसको भी ऑर्डर इससे मिलना है, इसको भी ऑर्डर इससे मिलना है, और उन्होंने काम परफॉर्म करके उस व्यक्ति को अपने बॉस को देना है। अगर ये 2 व्यक्ति इसको ऑर्डर दे रहे हैं तो ये कंफ्यूज रहेगा कि किसका काम पहले पूरा किया जाए, और अगर वो चालाक होगा तो दोनों में से किसी का काम नहीं पूरा होगा, वो कहेगा कि मैं उसका काम कर रहा हूँ और उसको बोलेगा कि मैं इसका काम कर रहा हूँ, काम किसी का नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है यूनिटी ऑफ कमांड को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करने का मतलब है कि हमेशा एक एम्प्लॉय का, एक वर्कर का एक ही बॉस होना चाहिए। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। पॉजिटिव इफेक्ट्स, उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट्स वायलेशन। नेगेटिव इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट हमारे से क्या होता है, नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, नो ईगो क्लैश, नो ईगो क्लैश अमंग सुपीरियर्स, अमंग सुपीरियर में भी कोई ईगो क्लैश नहीं कि उसने मेरा काम नहीं किया, मेरा काम नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगी, कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ सुपीरियर्स, सॉरी एम्प्लॉइज, कंफ्यूजन रहेगी एम्प्लॉइज के माइंड में। और दूसरा क्या रहेगा, ईगो क्लैशेस होंगे कि तूने मेरा काम नहीं किया, उसका काम पहले कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सोचना है, समझना है, इस तरीके से एक्सप्रेस करना है इसको। ठीक है जी, समझ आ गया यूनिटी ऑफ कमांड? यस। तो उसके बाद हमारे पास जो 5th है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहती है, वन टीम शैल फॉलो वन गोल। हो गया ना बेटे? चलिए
अब मैं आपको इसका आगे एक्सप्लेन करता हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड 5, इसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड के बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आ गई। तो पांचवा क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है? वन टीम वन गोल, एक टीम का एक ही गोल होना चाहिए, ठीक है। अगर एक टीम का मोर देन वन गोल होगा तो लोग डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, सारी टीम को यही नहीं पता चलेगा कौन किसके पीछे जा रहा है, कौन सा गोल इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक टीम का एक गोल होगा तो हमें उसको अचीव करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। और इससे क्या बढ़ती है? इट इंक्रीजेस कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉइज भी बढ़ती है इससे, ठीक है बेटा। चलो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स में क्या आएगा? इसका आएगा एक पॉजिटिव इफेक्ट और इधर क्या आएगा? नेगेटिव इफेक्ट। क्या आएंगे? नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वायलेशन, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वायलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा इसका? एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज आर यूनिफाइड या गेट यूनिफाइड, ठीक है। और उसके बाद इधर क्या आएगा? इसका नेगेटिव इफेक्ट्स में इनका क्या आएगा? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें सबसे पहला जो इसका तालमेल बिगड़ जाएगा ना, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। दूसरा वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि अगर सारे बंदे अलग अलग गोल का पीछा करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे रिसोर्सेज कहाँ यूटिलाइज प्रॉपर्ली हो रहे हैं, तो फिर वो आपको दिक्कत वाला काम है, ठीक है। ये कौन सा हो गया? 5, ठीक है। उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट 6 पॉइंट। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम करेंगे छठा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू ग्रुप गोल, ठीक है जी। या जनरल इंटरेस्ट। मतलब जनरल इंटरेस्ट का यहाँ मतलब है टीम का जो गोल है उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, वो बड़ा होगा। सबऑर्डिनेशन इसका होगा पर्सनल गोल्स, और पर्सनल गोल्स को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। पर्सनल गोल को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी, पहली प्रायोरिटी इसको सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि जब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं करोगे आप लोग, तब तक आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद नहीं मिलेगी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अगर आपने प्रायोरिटी रखी तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएंगे तो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो वैसे ही अचीव नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव है आपका सैलरी बढ़ाने का, इंक्रीमेंट लेने का, वो कैसे होगा? जब आप गोल अपना टीम का टारगेट पूरा कर दोगे तो अपने आप उस गोल को अचीव करने में, अपने पर्सनल गोल को अचीव करने में भी हेल्प मिलेगी ना। तो इसलिए सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन होगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट का इनटू जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट को आपने इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। तो अब हम इसके क्या करेंगे आगे? पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन में मैं आपको बताता हूं। ये आया पॉजिटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन, ठीक है। पहला क्या है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल।
अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा इसका, कोऑर्डिनेशन, तालमेल भी रहता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ग्रुप गोल एंड इंडिविजुअल गोल, ग्रुप एंड इंडिविजुअल गोल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, नो अचीवमेंट, इसमें वायलेशन में क्या होगा, नो अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल, नो अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। और दूसरा क्या आएगा इसमें, इवन एम्प्लॉइज विल सफर इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में अल्टीमेटली एम्प्लॉइज को ही सफर करना पड़ता है। जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होगा तो आपका पर्सनल गोल अपना अचीव कैसे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है अंडरस्टैंड करना। अब हम बात करेंगे सेवंथ प्रिंसिपल की। ठीक है, सेवंथ प्रिंसिपल है हमारा रेम्यूनरेशन टू द पर्सन। रेम्यूनरेशन का मतलब आपको पता है सैलरी होती है, इनको वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को जो रेम्यूनरेशन देनी है वो जस्ट एंड फेयर होनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समय पे सैलरी देनी चाहिए, उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से उनको लेवल ऑफ लिविंग को मेंटेन रखने के लिए उनको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए ताकि आपके एम्प्लॉइज को दूसरी कंपनीज के लोग छोड़ के ना ले जाएं आपसे। ठीक है, और आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए भी सैलरी होनी चाहिए। तो उसके बाद सेवंथ पॉइंट है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, फेयर एंड एडिक्वेट सैलरी, एडिक्वेट सैलरी। ओके बेटा, दूसरा हमारे पास टू मेंटेन अ लेवल ऑफ लिविंग as per their organizational status। ठीक है जी। और तीसरा क्या है हमारे पास, शेयरिंग ऑफ गेन्स विद एम्प्लॉइज। इसमें शेयरिंग भी करनी है आपको, गेन शेयरिंग गेन्स विद एम्प्लॉइज। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए सैलरी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म, वो भी आपको देखना है फर्म की फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से। ये नहीं कि कोई 1 लाख दे रहा है तो आप भी 1 लाख देना शुरू कर दो। हमारी अपनी पर्सनल कैपेसिटी, जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, उसको भी फोकस करना है। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वायलेशन। ओके बच्चे, उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव। सबसे पहले अगर आप किसी को समय पे सैलरी दोगे तो एम्प्लॉय गेट्स मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड रहते हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है बेटा, उनको डिवोशन एंड कमिटमेंट, डिवोटेड एंड कमिटेड एम्प्लॉइज, पूरी तरह मन लगा के काम करेंगे, फिर डिवोटेड रहते हैं अपने काम के प्रति, और कमिटमेंट उनकी पूरी रहती है। और यहाँ पे इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब वो जल्दी छोड़ के आपको चले जाएंगे अगर आप उनको सैलरी ठीक नहीं दी।
ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, डिससैटिस्फैक्शन। डिससैटिस्फैक्शन among एम्प्लॉयज। ठीक है बेटे, ये नोट करिए आप जरा, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ तक अभी हम 7 प्रिंसिपल करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग 7 है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप इसको देख के अपने नोट्स बनाइए और इसको लर्न करिए। ओके जी, गुड लक।